नमस्कार दोस्तों, एनवायरनमेंट यानी पर्यावरण की पहली क्लास में आपका स्वागत है। एनवायरनमेंट एक फ्रेंच भाषा है जिसका हिंदी रूपांतरण पर्यावरण होता है। और पर्यावरण जो कि हिंदी वर्ड है, पर्यावरण का अगर संधि विच्छेद किया जाए तो पर्यावरण यानी परिधन आवरण। इतनी बात हम सभी लोगों को पता होती है कि पर्यावरण का जो शाब्दिक अर्थ होता है, अगर इसका संधि विच्छेद करें तो परिधन आवरण। अब परि का अर्थ यहां से जो निकल करके आता है वो होता है चारों तरफ। क्या होता है? चारों तरफ। और आवरण का अर्थ होता है घिरा हुआ। क्या होता है? घिरा हुआ। घिरा हुआ का अर्थ मतलब वातावरण से होता है। किससे होता है? वातावरण से होता है। तो ऐसा वातावरण जो हमें चारों तरफ से घेरे हुए है, वाकई में वो पर्यावरण कहलाता है। और ये कहाँ की भाषा है? इसके अगर इंग्लिश वर्जन को लिया जाए तो ये कहाँ की भाषा है? ये फ्रेंच की भाषा है। फ्रेंच की भाषा है ये, और जिसका शाब्दिक हिंदी रूपांतरण आपका पर्यावरण होता है। तो इतनी ये इसका एक प्रकार से देखा जाए तो डेफिनेशन होता है। इतनी बातें हम सभी लोगों को पता होती हैं। चलिए अब समझते हैं इसके आगे की बातें। अगर हम बात पर्यावरण की करें तो पर्यावरण जैविक और अजैविक घटकों में बटा हुआ है। ठीक है, जैविक और अजैविक घटकों में बटा हुआ है। जैविक का अर्थ होता है जीव जंतु। क्या होता है? जीव जंतु। और दूसरा मैंने कहा कि अजैविक। अजैविक, जैविक और अजैविक। अजैविक का अर्थ क्या होता है भैया? अजैविक का अर्थ होता है पर्वत, पठार, नदी, ठीक है, झील, या ऐसी सारी चीजें जो आप लोग देख रहे हैं, वन, पहाड़, पर्वत, नदी, झील, ये सारी की सारी चीजें आपके किस में आती हैं? अजैविक घटकों में आती हैं। तो हम लोग जो चारों तरफ से घिरे हैं वो इन्हीं चीजों से घिरे हैं। या तो आपको देखने को नदी मिलेगा, झील मिलेगा, पर्वत मिलेगा, बिल्डिंग मिलेगी, घर मिलेगी, सड़क मिलेगी। ये सारे के सारे फॉर्म जो आप लोग देखते हैं वो अजैविक घटकों में आते हैं। या तो आपको क्या दिखेंगे? जीव और जंतु दिखेंगे, पौधे दिखेंगे, पादप दिखेंगे, वायरस दिखेंगे। वायरस दिखता नहीं है लेकिन होता है। और अगर हम बात करें तो मनुष्य दिखेगा, जानवर दिखेंगे। ये सारी चीजें जो आपकी आती है वो जीव और जंतु में आती हैं। तो इन्हीं दोनों चीजों से मिलकर के हमारा क्या बना हुआ है? पर्यावरण बना हुआ है। अब हम लोग इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं और साथ ही साथ समझते हैं इसके पूरे सिलेबस को जो हमें पढ़ना है यूपी टेट और सुपर टेट की परीक्षा में। दोस्तों, अगर हम यहाँ पर बात पर्यावरण की करें तो पर्यावरण के बारे में हम लोग जानते हैं कि हम लोग चारों तरफ से जिस भी जैविक और अजैविक पार्ट से घिरे हुए हैं वो सभी पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं और उन्हीं को हमें पर्यावरण के अंतर्गत पढ़ना है। तो हम यहां पर समझते हैं कि हम चारों तरफ किससे घिरे हुए हैं और अपने सिलेबस को भी हम यहां पर समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहां पर समझते हैं पर्यावरण। अगर ये पर्यावरण को चारों तरफ से घेर दिया जाए, यहां पर एक एक चीजों को हम डिटेल में समझते हैं। पर्यावरण को अगर चारों तरफ से घेर दिया जाए तो हम नीचे किससे घिरे हुए हैं? नीचे हम लोग घिरे हुए हैं एक प्रकार से देखा जाए तो स्थल मंडल से। किससे घिरे हुए हैं? माफ कीजिएगा, नीचे हम जो घिरे हुए हैं वो स्थल मंडल से घिरे हुए हैं। किस मंडल से? स्थल मंडल से। ऊपर की अगर हम बात करें तो ऊपर हम लोग किससे घिरे हुए हैं? ऊपर हम लोग घिरे हुए हैं वायुमंडल से। किससे घिरे हुए हैं? वायुमंडल से, जलमंडल से। और अगर हम इधर बात करें तो यहां पर आपका जीवमंडल। ठीक है, इस दुनिया में, इस पर्यावरण के अंतर्गत अगर हम बात करें तो इस दुनिया में जो जो चीजें हमें मिलेंगी वो इन्हीं चारों मंडलों से मिलेंगी। या तो वायुमंडल का पार्ट होगा, या तो जलमंडल का पार्ट होगा, या तो स्थल मंडल का पार्ट होगा, या फिर जीवमंडल का पार्ट होगा। और इन चारों से रिलेटेड चीजों को ही हम लोग पर्यावरण के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो पर्यावरण का जो सिलेबस है वो यहां से हम लोग समझते हैं और साथ ही साथ पर्यावरण कितना ब्रॉड है और कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ये चीजें भी हमें समझ में यहां से आ जाएंगी। चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं वायुमंडल के पार्ट को। अगर हम वायुमंडल के पार्ट की बात करें तो आप लोग यहां पर पढ़ेंगे क्षोभ मंडल, आयन मंडल, समताप मंडल। ठीक है, इन सारी चीजों के बारे में आप लोग, जो आकाशीय चीजें होती हैं वो यहां पर आप लोग वायुमंडल के अंतर्गत आप लोग पढ़ोगे। आयन मंडल, ओजोन मंडल, ये सारी चीजें यहां से हम लोग वायुमंडल के अंतर्गत चीजों को पढ़ते हैं। और अगर हम बात जल मंडल की करें तो जल मंडल में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे महासागर, सागर, नदी, झील,
तालाब, कुआं, यहां तक कि नलकूप, ये सारी चीजें जो सिंचाई से लेकर के और बड़े बड़े जो जल के संसाधन हैं उन चीजों को हम लोग जल मंडल के अंतर्गत पढ़ेंगे। फिर हम बात करते हैं स्थल मंडल की। स्थल मंडल में हम लोग महाद्वीप, द्वीप, पर्वत, पठार, मरुस्थल आदि इन चीजों को हम लोग यहां से पढ़ने वाले हैं। ये सारी की सारी चीजें किस पे आपकी बिलोंग करती हैं? ये सब स्थल मंडल से बिलोंग करती हैं। और अगर हम बात जीव मंडल की करें तो जीव मंडल में आप लोग जानते हैं, सबसे पहले तो हम ही लोग अपनी बात कर लेते हैं, जिसको हम लोग जंतु कहते हैं, पादप जिसको वनस्पति कहते हो, प्लांट्स। फिर अगर हम बात करें तो शैवाल, कवक, वायरस, ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग यहां से इन चीजों के बारे में पढ़ेंगे। तो इस पृथ्वी पर आपको जो भी चीजें मिलने वाली हैं, अब ये मत कहिएगा कि सर जी बिल्डिंगें भी तो मिलती हैं और सारी, तो बिल्डिंग मिले चाहे जो मिले वो सारी की सारी चीजें किसके अंतर्गत आएंगी? स्थल मंडल के अंतर्गत आएंगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें वायुमंडल, वायुमंडल के अंतर्गत ये चीजें, जल मंडल के अंतर्गत ये चीजें, स्थल मंडल के अंतर्गत ये चीजें और जीव मंडल के अंतर्गत आपको ये चीजें मिलती हैं। अगर इनके अलावा, इन मंडल के अलावा कोई चीज अगर आपको ऐसा लगता है कि जो पर्यावरण में होना चाहिए तो वो आप कमेंट करके बताइए। अगर सोच पाते हैं आप लोग ऐसा कुछ कि हाँ ये सारी चीजें भी हो सकती है। वैसे जो पर्यावरण का जो सिलेबस है, जो आपको पढ़ना है, वो डिटेल में इन्हीं पर हमको चर्चा करना है। चलिए अब हम लोग आगे समझते हैं। वैसे हम पर्यावरण के जनक के बारे में बात करें तो पर्यावरण के जनक अरस्तु को कहा जाता है। अरस्तु वही है जिन्होंने जीव विज्ञान की खोज, या आप लोग जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान के बारे में जो सबसे पहले हमें बताया अरस्तु ने, उनको ही हम यहाँ पर कह सकते हैं। तो इसके जनक एक प्रकार से अरस्तु को ही माना जाता है। लेकिन यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अगर आपको पर्यावरण को कायदे से समझना है, ठीक से समझना है, तो हमें पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में जानना होगा। अब ये नया शब्द क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र, जिसको इंग्लिश में इकोलॉजी सिस्टम कहते हैं। इकोलॉजी सिस्टम क्या है? जो पर्यावरण की नींव है और इसको समझने के बाद पर्यावरण को समझना और आसान हो जाता है। तो आइए समझते हैं पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में। पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि इकोलॉजी सिस्टम। तो समझते हैं पारिस्थितिकी तंत्र क्या है। पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि इकोलॉजी सिस्टम क्या है? जीव और उसको प्रभावित करने वाला कारक, जीव और उसको प्रभावित करने वाला कारक यानी कि अजैविक, इसी के अध्ययन को पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। किसके अध्ययन को? एक तरफ जीव लिखिए और दूसरी तरफ अजैविक। जीव और अजैविक, इन दोनों का अगर हम लोग स्टडी करें, अध्ययन करें, तो इसी स्टडी को हम लोग इकोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? इकोलॉजी यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र, पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। तो जीव और उसको प्रभावित करने वाले कारक अजैविक के अध्ययन को पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है। अब अध्ययन में क्या करते हैं, जरा इसको समझते हैं। वैसे पारिस्थितिकी तंत्र के शब्द को पहली बार किसने यूज किया? इकोलॉजी शब्द को किसने सबसे पहले यूज किया? अगर इसकी बात करें तो ये श्रेय जाता है एजी टांसले को। किसको जाता है? एजी टांसले। ठीक है, ये कहां के वैज्ञानिक थे? ये जर्मन वैज्ञानिक थे, जर्मनी के वैज्ञानिक थे एजी टांसले। इन्होंने 1935 में पहली बार पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में बात की और इसको एक नया नाम दिया। लेकिन अगर इसकी व्याख्या की बात करें तो जो विस्तृत व्याख्या है उसका श्रेय अर्नेस्ट हैकल को जाता है। किसको जाता है? अर्नेस्ट हैकल को जाता है। अर्नेस्ट हैकल ने इसको पारिस्थितिकी शब्द दिया, इकोलॉजी शब्द दिया। क्या शब्द दिया? इकोलॉजी यानी कि पारिस्थितिकी। अर्नेस्ट हैकल भी एक जर्मन वैज्ञानिक ही थे और इन्होंने बताया कि जीव और अजैविक ये दोनों ही एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और इनके बीच एक पारस्परिक संबंध होता है जिसको हम लोग पारिस्थितिकी कहते हैं।
तो यहां पर आप लोग इसके आगे जानिए कि पारिस्थितिकी तंत्र या पारिस्थितिकी कितने प्रकार का होता है। तो पारिस्थितिकी दो प्रकार का होता है। पहला होता है प्राकृतिक पारिस्थितिकी, जिसको आप लोग नेचुरल इकोलॉजी कहते हो, और दूसरा होता है मानवकृत पारिस्थितिकी। मानवकृत पारिस्थितिकी का मतलब ये होता है कृत्रिम पारिस्थितिकी, जिसको मानवों के द्वारा बनाया जाता है। तो आइए हम इन दोनों पारिस्थितिकी तंत्रों के बीच में अंतर को समझते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पारिस्थितिकी प्राकृतिक के बारे में, प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में। तो पहले नंबर पे आपका आता है प्राकृतिक पारिस्थितिकी। प्राकृतिक पारिस्थितिकी, तो प्राकृतिक पारिस्थितिकी की अगर हम बात करें, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि प्राकृतिक पारिस्थितिकी प्रकृति के द्वारा बनाया जाता है। प्रकृति यानी कि भगवान, जिसको आप लोग कहते हो। तो क्या भगवान बनाते हैं इसको? प्रकृति का अर्थ होता है कि जो नेचुरली आपको अर्थ पे मिलती हैं। जैसे क्या मिलती हैं? आपको नदी मिलती है, आपको तालाब मिलता है, ठीक है, आपको सागर मिलता है। तो ये सारे जो वनीय परितंत्र मिलते हैं। तो ऐसे जो जीव जीने के लिए जो परितंत्र आपको मिलते हैं प्राकृतिक रूप से, उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। और जो दूसरा इंपॉर्टेंट है कि मानव पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है। तो दूसरी चीज को हम लोग समझते हैं। तो यहां से भी आपको डायरेक्टली समझ में तो आ ही रहा होगा कि कृत्रिम यानी कि मानवकृत पारिस्थितिकी क्या होता है। ऐसे पारिस्थितिकी तंत्र जो मानव के द्वारा बनाए जाते हों, उनको हम लोग मानवकृत पारिस्थितिकी तंत्र या फिर कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र के नाम से जानते हैं। अब ये होते कौन से हैं? जैसे आपके हो गए धान के खेत। धान के खेत, तो धान के खेत को अगर आप लोग समझें तो धान के खेत को क्या किया जाता है? एक खेत को चारों तरफ से कवर करके उसके अंदर पानी भर दिया जाता है और उसमें धान लगाया जाता है, जिससे धान के पौधे वहां पर उग जाते हैं, छोटे मोटे जलीय पौधे और साथ ही साथ जीव जंतु भी वहां पर उत्पन्न हो जाते हैं। तो ये चूंकि मानव के द्वारा ही किया जाता है, धान का खेत एक बड़ा उदाहरण है मानवकृत पारिस्थितिकी तंत्र का। तो ये आपका मानवकृत पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत आते हैं। दूसरा एक्वेरियम। एक्वेरियम, ठीक है, एक्वेरियम जो आप लोग घरों में रखते हो मछलियों को पालने के लिए, वो भी एक प्रकार से देखा जाए तो कौन सा परितंत्र है? मानवकृत पारिस्थितिकी तंत्र है। साथ ही साथ आजकल जो लॉयन सफारी या पार्क, ये जू, ये सारी चीजें खोले जा रहे हैं, ये सारे भी आपके मानवकृत पारिस्थितिकी तंत्र के एक बिग एग्जाम्पल के रूप में जाना जाएगा। तो यहां पर हम लोग पारिस्थितिकी को डिटेल में समझ चुके हैं कि ये दो प्रकार का होता है। प्रकृति, नदी, तालाब, सागर, वनी, ये सारे जो आपको प्रकृति के द्वारा मिले हैं, ये प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत आते हैं। दूसरा होता है कृत्रिम यानी कि मानवकृत पारिस्थितिकी तंत्र। ये अगर देखा जाए तो धान के खेत, एक्वेरियम और पार्क, ये सारी चीजों के जो आप लोग उदाहरण देखते हो, ये आपका मानवकृत पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत आता है। अभी तक जितनी भी परीक्षाएं होती हैं, पारिस्थितिकी तंत्र से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं। उन प्रश्नों को अगर आप लोगों के सामने रखे जाएं तो आप लोग कितना उसका सही उत्तर दे सकेंगे अपने सोच समझ के आधार पर। अगर ये टॉपिक आपको समझ में आया है तो आप जरूर कोशिश करिएगा और मुझे विश्वास है कि आप लोग यहाँ पे आंसर दे सकते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन पूछा गया है परीक्षाओं में कि पृथ्वी पर उपस्थित सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? ध्यान से सुनिएगा, पृथ्वी पर उपस्थित सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? आपको ऑप्शन में समुद्र भी मिल सकता है, ठीक है, आपको सागर भी मिल सकता है, आपको महासागर भी मिल सकता है, ठीक है। तो ये तीनों नाम एक ही है, ये सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी पर है। क्योंकि आपको पता होगा कि अगर ये पृथ्वी है तो इसका 2/3 भाग तो सिर्फ और सिर्फ क्या है? जल है, और 1/3 भाग पर ही आपके स्थल है। तो 2/3 भाग अगर जल है तो सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी पर कौन सा होगा? आपका समुद्र, सागर, महासागर, जिन नामों से आ जाए वही होगा। सबसे अस्थायी परितंत्र कौन सा है? तो ये भी आपका 2/3 भाग वाला समुद्र, सागर, महासागर ही होगा। क्योंकि पृथ्वी का विनाश भी हो जाएगा, पृथ्वी पर जीवन समाप्त भी हो जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ भी जाएगी, तो भी आपका पूरा पृथ्वी जलमग्न हो जाएगा। तो सबसे अस्थायी परितंत्र की भी अगर हम बात करें तो आपका क्या होगा? आपका समुद्र, सागर, महासागर ही होगा। इसलिए कह रहा हूं भाई, तैरना सीख लो, क्या पता जल में ही रहना पड़े।
दूसरा प्रश्न यहां पर बन सकता है कि पृथ्वी का सबसे विक्षुब्ध पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? तो यहां पर जो सही आंसर होगा वो पर्णपाती होगा। क्या होगा? पर्णपाती। पर्णपाती क्या होता है? अरे यार, मानसूनी आप लोग जानते हो ना, मानसूनी मेढक। बरसाती मेढक का नाम सुना है? बरसाती मेढक सिर्फ कहां दिखता है? बरसात में ही दिखता है, उसके बाद नहीं दिखता है। तो इसका मतलब पर्णपाती जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है वो सबसे विक्षुब्ध होता है, पैदा होता है, समाप्त हो जाता है, फिर पैदा होता है, फिर समाप्त हो जाता है। यानी मानसून के साथ साथ ये पैदा होते हैं, पत्तियां हरी होती हैं, हर जगह घास हो जाता है, हर जगह जलमग्न हो जाता है, जलीय पौधे होते हैं, जलीय जंतु पैदा होते हैं, और जैसे ही मानसून खत्म होता है ये सभी विलुप्त हो जाते हैं। इसीलिए इनको विलुप्त या विक्षुब्ध पारिस्थितिकी तंत्र के नाम से जाना जाता है। से कि ये चीजें आपको समझ में आ रही हैं, बस थोड़ा सा अगर ये चीजें आप लोग दोहरा ले तो आपको ये बेहतर तरीके से समझ में आ सकती हैं, और आ भी रही हैं। एक प्रश्न और यहां पर काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है कि पारिस्थितिकी तंत्र का आतंकवादी किसे कहते हैं? आतंकवादी, पारिस्थितिकी तंत्र का टेररिज्म, वो पारिस्थितिकी तंत्र में भी टेररिज्म होता है। पारिस्थितिकी तंत्र का जो आतंकवादी होता है वो किसे कहते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न, पारिस्थितिकी तंत्र का आतंकवादी किसे कहा जाता है? तो अगर आपको यह प्रश्न मिलता है तो आप लोग नाम याद रखिएगा, यूकेलिप्टस को पारिस्थितिकी तंत्र का आतंकवादी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पारिस्थितिकी तंत्र का आतंकवादी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये क्या करता है? मृदा क्षरण करता है, यानी कि बंजर बनाता है। एक प्रकार से समझा जाए, बंजर बनाता है, साथ ही साथ जल स्तर को कम करता है। जल स्तर भी क्या करता है? कम करता है। इसी आधार पर यूकेलिप्टस को पारिस्थितिकी तंत्र का आतंकवादी कहा जाता है। भाई, यूकेलिप्टस जो होता है एक प्रकार से गांव में इसे बल्ली का पेड़ कहते हैं। ये जितना बहुत लंबी लंबी हाइटें होती हैं, जितना हाइट लंबा होता है उतना ही ये जड़ उसकी नीचे गहराइयों तक जाती है जो जल का शोधन करती हैं। तो इस लिहाज से देखा जाए तो ये पारिस्थितिकी तंत्र का आतंकवादी के रूप में इसको हम जानते हैं। यहाँ पे एक दूसरा सवाल बनता है कि पारिस्थितिकी तंत्र का मित्र किसे कहा जाता है? तो पारिस्थितिकी तंत्र के मित्र की जब भी बातें आए तो आप लोग ऑप्शन में जो सबसे पहले ढूंढेंगे वो आपको मिलेगा पीपल का पेड़, नंबर 1। नंबर 2, अगर आपको पीपल नहीं मिल रहा है तो आपको दूसरा बरगद का पेड़ ढूंढना होगा। तीसरा, अगर आपको बरगद भी नहीं मिल रहा है तो आपको नीम के पेड़ को ढूंढने की जरूरत है। वैसे ज्यादातर ऑप्शन में आपको पीपल का पेड़ मिल जाता है। तो ये तीनों भी मिल सकते हैं। तो ये तीनों ही पीपल, बरगद और नीम ये पारिस्थितिकी तंत्र के मित्र के रूप में जाने जाते हैं। क्यों जाने जाते हैं कमेंट में बता सके तो बताएं, अन्यथा मैं बताता हूं। पीपल को पारिस्थितिकी तंत्र का मित्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। 24 घंटे रेस्ट तो करता ही नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड का तो करता ही नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन देता रहता है, 24 घंटे देता रहता है। सिर्फ इसीलिए इसको पारिस्थितिकी तंत्र का मित्र कहा जाता है? नहीं। दूसरी बात यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये चीजों को सहेज के रखता है। आप लोग देखते होंगे भारत की प्राचीनतम मंदिरों में आपको ये पीपल का पेड़ मिल जाता है, और इसकी पूजा भी आप लोग जो हिंदू धर्म के मानने वाले लोग हैं वो करते हैं। वो इसलिए करते हैं क्योंकि ये चीजों को संचय करके रखता है। तो ये पारिस्थितिकी तंत्र का मित्र कहा जाता है पीपल। बाकी इसकी अनेक महत्ताएं अलग रूप से भी यहां पर आपको देखने को मिल जाएंगी। बरगद की बात करें तो बरगद आपका 22 घंटे ऑक्सीजन देता है। क्या कम है क्या भाई? 24 घंटे देता है, बरगद 22 घंटे देता है। लंबी लंबी लटाएं होती हैं, मजबूत पेड़ होता है, और इसकी भी कहानी कुछ पीपल के पेड़ की तरह ही है। ये भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, और बरगद भी आपको हिंदू धर्म के मंदिरों में आपको देखने को मिल जाएंगे। ये भी संचय का कार्य करता है। साथ ही साथ अगर हम नीम की बात करें तो नीम 18 घंटे ऑक्सीजन देता है। कितने घंटे ऑक्सीजन देता है? 18 घंटे ऑक्सीजन देता है। नीम की एक खास बात और है, ये एंटीबैक्टीरियल होता है। क्या होता है? एंटीबैक्टीरियल होता है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आपके पास थोड़ी भी जमीन है जहां पे आप पौधे उगाते हैं तो आपको नीम का पेड़ तो जरूर लगा लेना चाहिए, क्योंकि ये आसपास के बैक्टीरिया को खत्म कर देता है। आपको आपके आसपास जो वातावरण है, जो वायु है, उसमें बैक्टीरिया को खत्म कर देता है और आपको शुद्ध
वायु और 18 घंटे तक ऑक्सीजन आपको प्रदान करता है। इसी वजह से इन तीनों पेड़ों को, चाहे वो धार्मिक लिहाज हो, चाहे वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण हो, दोनों ही दृष्टिकोणों से इन पौधों को नहीं, पेड़ों को, वृक्षों को, पौधे जो छोटे होते हैं, पेड़ जो बड़े हो जाते हैं, तो इन वृक्षों को महत्वपूर्ण रूप दिया गया है और इन्हें पारिस्थितिकी तंत्र का मित्र कहा जाता है। कभी कभी पारिस्थितिकी तंत्र का आतंकवादी न पूछ करके सामाजिक वानिकी का आतंकवादी भी पूछ लेता है, तो वो भी उत्तर यूकेलिप्टस ही होगा, ध्यान रखिएगा। बात किसानों के मित्र की जाए तो उसका उत्तर केचुआ और सांप होता है। वो इस लिहाज से होता है कि केचुआ आपको खाद के रूप में आपका कार्य करता है किसानों के लिए। और अगर हम सांप की बात करें तो जो सांप होता है वो खेतों में जो चूहे होते हैं या जो अन्य फसलों को नष्ट करने वाले जीव होते हैं उनको खाने का कार्य करता है। तो इस लिहाज से ये किसानों का मित्र जाना जाता है। अब हम बात कर लेते हैं सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में, जो कि है पृथ्वी पर सबसे अधिक उत्पादकता वाला पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है। तो पृथ्वी पर जहां पर सबसे अधिक उत्पादकता होगी ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र कहां है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा भूमध्य रेखा या फिर विषुवतीय रेखा। डिटेल में समझते हैं। मान लीजिए यह है आपकी पृथ्वी। पृथ्वी में इस रेखा को ही भूमध्य रेखा कहते हैं, जिसको 0 डिग्री रेखा, भूमध्य रेखा, भूमध्य के साथ साथ विषुवत रेखा, इन तीनों नामों से जाना जाता है। ध्यान दीजिएगा, यहां पर 23.5 डिग्री पृथ्वी का अक्ष झुका हुआ है, जिसको आप लोग कर्क रेखा, और यहां पर आपको मकर रेखा, ये भी 23.5 डिग्री, ये आपको मिल जाता है। तो आपका जो ये वाली रेखा है, जो ये वाली रेखा है, सबसे अधिक उत्पादकता यहीं पर होती है। सबसे ज्यादा जलीय जीव, मछलियां, ये सारी चीजें भी यहीं पाई जाती हैं, इसी महासागर में पाई जाती हैं। सबसे ज्यादा पैदावार की अगर बात करें तो इसी क्षेत्र में होता है। ये पूरा का पूरा ये एरिया आप मान सकते हैं, ठीक है। कहीं ज्यादा कहीं कम होता है। सबसे ज्यादा सन की रोशनी यहीं पड़ती है, सबसे ज्यादा मौसमी घटनाएं यहीं होती हैं। तो ये सारी की सारी चीजें यहीं होती हैं। उसका रीजन क्या है कि ये पृथ्वी का एक प्रकार से सेंटर होता है और कोई भी चीज जो घटनाएं वातावरण संबंधी होती हैं वो 0 डिग्री से ही स्टार्ट होती हैं। तो इस वजह से पृथ्वी पर जो सबसे अधिक उत्पादकता वाला क्षेत्र होगा वो 0 डिग्री यानी कि भूमध्य रेखा या फिर विषुवतीय रेखा वाला क्षेत्र होगा। तो आज की क्लास इंट्रोडक्टरी क्लास थी, आप लोगों को कैसी लगी हमें बताइएगा। ये आधार है इस क्लास की। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अगली नोटिफिकेशंस आपको आसानी से मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।